हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं और रेस्पिरेशन में हमने इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस के इससे पहले के वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा। और ग्लाइकोलाइसिस में अगर आपको ध्यान हो तो 2 ATP और 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा जो लास्ट प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का वो होता है पायरूवेट। पायरूवेट आगे जाकर के, चूँकि क्या है कि अगर पायरूवेट एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इस पे इसका जो आगे का एंड प्रोडक्ट इस पे डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन होगा और पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो पायरूवेट डिकार्बोक्सिलेशन एंजाइम्स की सहायता से एसिटाल्डेहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम नंबर 1 क्या है, पायरूवेट डिकार्बोक्सिलेज, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एसिटाल्डेहाइड बनता है। देन उसके बाद में एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में एसिटाल्डेहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में और एक NADH का उपयोग करते हुए। इसके अलावा कुछ मात्रा में पायरूवेट NADH का उपयोग करके लैक्टेट भी बनाता है। ये स्थिति जब ही होती है जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और स्पेशली जब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। अगर एनारोबिक जो रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो इसमें प्लांट्स में अगर हम देखते हैं कि जब कई बार जो रूट्स हैं वो काफ़ी डीप रूट चली जाती है, तो डीप रूट जाने से, बहुत अंदर जाने से वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इन दैट केस पायरूवेट का जो आगे का जो डिग्रेडेशन है वो थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है कन्वर्ट टू सिस्टोन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर ये एक्चुअली एनर्जी ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन कुछ मात्रा में जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सेल की, जो फंक्शन करने के लिए ATP उसको चाहिए होता है, उसकी ये पूर्ति कर सकता है। बाकी फुली फंक्शनली ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो एनर्जी जो बनती है वो बहुत कम बनती है। इसके अलावा NADH और NAD प्लस दोनों की अवेलेबिलिटी कितनी है उस पर भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है। मतलब कितनी कंसंट्रेशन NADH की उसमें है सेल में और कितनी NAD प्लस की सेल्स में है, तो उसके आधार पर ये पायरूवेट का आगे डिग्रेडेशन होता है। ओके, तो नाउ वी हैव द पायरूवेट सेलुलर जो क्या कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, उसके बाद में पायरूवेट होगा, और पायरूवेट का आगे जो डिग्रेडेशन है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप जनरली हम जानते हैं, इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो उसको समझने से पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है। जैसा आप पहले भी आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस होता है। देन उसके बाद में क्रस्टी होती है और क्रस्टी के अंदर फिर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो टिपिकल मेम्ब्रेन की जैसे होती है, बस उसके कुछ जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें डिफरेंस होता है।
इस डायग्राम में अगर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया की एक टिपिकल स्ट्रक्चर हमने दिखा रखी, और इसमें जो इनर मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होकर के मतलब फोल्डिंग होकर के क्रस्टी बनाती है, और मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा, और राइबोसोम्स होते हैं, 78 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, और बहुत सारे इसमें एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। एंजाइम्स जो हैं इसके आउटर मेम्ब्रेन पे अलग पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे अलग पाए जाते हैं। तो अलग अलग जो पार्ट्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो अलग अलग प्रकार की रिएक्शन करता है। इसके अलावा जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन हैं उनकी परमिएबिलिटी अलग अलग होती है। अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है और बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म से इनर आउटर मेम्ब्रेन को तो बहुत आसानी से पार करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन से वो मैट्रिक्स में नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे इसमें चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू ही वो अंदर जा सकते हैं। जैसे पायरुवेट कैरियर होता है, तो पायरुवेट एक प्रोटॉन्स के साथ ही अंदर जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से मेलेट, फ्यूमेरेट और सक्सिनेट कैरियर्स होते हैं जिनके द्वारा मेलेट जाता है, फ्यूमेरेट जाता है, सक्सिनेट जाता है। देन उसके बाद में अगर एक सिट्रेट जाएगा तो उसके साथ में आइसोसिट्रेट जाएगा जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक कैरियर कहते हैं। इसके अलावा एटीपी कैरियर होता है, जो एक एडीपी अंदर आता है तो उसी के साथ में एक एटीपी अंदर जाता है। उसी के साथ में जैसे एक फॉस्फेट आयन अंदर जाता है तो हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स अंदर से आता है। तो यहाँ पर जो बहुत ही सेलेक्टिव परमेबल होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में जो अगर इसकी जनरल स्ट्रक्चर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसमें जो साइज़ है वो 0.05 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। लेंथ 1 से 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकती है। शेप बीन शेप्ड हो सकता है, ट्राई और इलोंगेटेड हो सकता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये हो सकती है। नंबर ये डिपेंड करता है कि जो सेल्स हैं वो कितनी एक्टिव है। जो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स टोटली डिपेंड ऑन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितनी मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उसमें मिलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन जैसा कि बताया कि बहुत ही सिंपल फॉस्फोलिपिड प्रकार की होती है, और उसमें वही प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है बहुत ही टिपिकल सेमी परमिएबल प्रकार की होती है। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर एक और मॉलिक्यूल्स, एक और एंजाइम्स होता है जिसको एटीपेज एंजाइम कहते हैं, जो एटीपी फॉर्मेशन का काम करेगा। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है उसी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है, जो आगे जा कर के जो रिड्यूसिंग जो पोटेंशियल बनते हैं NADH, उनसे किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन होगा ये भी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है थ्रू द एटीपेज। और कीमियोस्मोटिक थ्योरी जो बताती है तो हम डिटेल में पढ़ेंगे एटीपेज टिश्यू, एटीपेज जो एंजाइम्स है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। देन उसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया है खुद का अपना सर्कुलर DNA पाया जाता है। ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी के आधार पर हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह से इसका भी अपना खुद का DNA होता है, खुद के प्रोटीन्स होते हैं। कुछ सारे प्रोटीन्स पे ये न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा जो इनहेरिटेंस है इसकी, इसके अलावा ये जो DNA अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो DNA कैसा है इसका, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है, जैसा कि इसमें पाया जाता है
टिपिकल एक बैक्टीरियल सेल्स में जिस तरह का डीएनए पाया जाता है, सेम उसी तरह का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसीलिए इसको हम एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कहती है कि कभी माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म था, तो ये यूकेरियोटिक सेल्स में संपर्क में आता है। पहले कुछ समय तक ये एक दूसरे से अलग होते रहे, लेकिन धीरे धीरे अल्टीमेटली ये परमानेंट पार्ट बन जाता है यूकेरियोटिक सेल्स का। तो ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें बताती है। नेक्स्ट है इसमें कि इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का किस तरह से होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है टोटली माइटोकॉन्ड्रिया एक तो अपने आप नहीं बनता, ठीक है। कोशिका के अंदर जैसे प्रत्येक जो जीव है उसका ओरिजिन कैसे होता है, प्रत्येक जो जीव है उसका ओरिजिन होता है कि एक तो मेल न्यूक्लियस उसके साथ में फीमेल न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वेदर इट इज एनिमल्स और प्लांट्स, सिंपल मैकेनिज्म। वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है मेल का सिर्फ न्यूक्लियस सेंटर होता है, जबकि फीमेल के न्यूक्लियस के साथ में फीमेल का साइटोप्लाज्म भी होता है। तो उस साइटोप्लाज्म, फीमेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें पहले से जो डीएनए प्रेजेंट होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, उसी से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस टोटली कैसी है, मैटरनल प्रकार की है। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई डिजीज़ जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है और वो अगर मदर को है तो 100% वो उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगी। लेकिन अगर कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ मेल्स में है तो वो फीमेल में नहीं जाएगी, ठीक है। ये इसका एक तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं डिफरेंट जो डिजीज़ है उसके संदर्भ में। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिफरेंट जो काम है वो उसके बारे में बताया गया है कि आउटर मेम्ब्रेन तो क्या करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन और इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये 3 काम आउटर मेम्ब्रेन करती है। और इस आउटर मेम्ब्रेन पर एक रोटेनिन इंसेंसिटिव साइटोक्रोम सी रिडक्टेज एंजाइम्स पाया जाता है और फैटी एसिड थायोकाइनेज एंजाइम्स पाया जाता है। प्रत्येक जो एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें स्पेशल प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो वो स्पेशल प्रकार की मैकेनिज्म या फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद में जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम्स पाया जाता है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है। देन उसके बाद में जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स पाई जाती है, अल्फा कीटो हाइड्रोजनेज एंजाइम्स पाया जाता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है, एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, किसमें, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन उसके बाद में जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, सिट्रेट सिंथेज जो सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस करता है वो पाया जाता है, आइसोसिट्रेट एंजाइम्स पाए जाते हैं, एकोनिटेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंजाइम्स इसकी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के, और इनके बारे में फिर हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे रेस्पिरेशन के समझने के लिए वो ये है कि पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस में बना उसके बाद वो इंटर करेगा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देन उसके बाद में वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए मैट्रिक्स में जाता है जहाँ पर क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल संपन्न होता है और उससे बहुत सारी एटीपी का फॉर्मेशन होगा और उसी के साथ में उससे NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। NADH मॉलिक्यूल से आगे जा कर के फिर थ्रू ETC साइकिल ATP का फॉर्मेशन होगा, जिसका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।